हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं साइंस नोट्स कलेक्शन का डे 3। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि दोनों पार्ट्स को ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो सभी क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं वीडियो पे और आपको हम अपना नोट्स कलेक्शन का जो भी क्वेश्चंस है कलेक्शन है उसको कवर कराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि बहुत ही कम कीमत पर हमारे एप्लीकेशंस पे जो भी कोर्सेज है वो मिल रही है और आप लोग बार बार कमेंट करते हो, बार बार मुझे मैसेज और कॉल आ रहा है कि कोर्स के बारे में बताइए। तो यार कोर्स के बारे में सब कुछ आपको बताया जा चुका है कि जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी मटेरियल्स है, जो आपको चीज़ें पढ़नी है वो हमारी सभी कोर्स में उपलब्ध है। अगर आप बिहार एसआई का कोर्स लेते हैं तो बिहार एसआई के जो भी सिलेबस आपको कंप्लीट करने हैं वो सब कुछ उसमें डाला गया। अगर आप उस कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं और प्रॉपर तरीके से आप अगर स्टडी करते हैं, 1 साल की आपको वैलिडिटी मिल जाती है, 1 ईयर में आप अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं सब कुछ जो भी उसमें डाला गया। उसमें क्या नहीं है वो आप एक बार खुद से जाकर के डेमो देख ले सकते हैं। कोर्स को ओपन करके आप वहाँ पे सभी मटेरियल्स को एक एक करके चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। और जस्ट 199 रुपये में आपको बिहार एसआई का कोर्स मिल रहा है और 249 में आपको बीपीएससी का कोर्स मिल रहा है। तो अब आप बताओ कि इससे कम कीमत पे आपको क्या ही मिलेगा। तो अगर आप अभी भी देर करना चाहते हैं तो फिर सिर्फ और सिर्फ आप अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। तो बस मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि अगर आप बिल्कुल भी अगर सीरियस हैं अपने एग्जाम्स को लेकर के तो यार बिल्कुल देर मत करो, अभी जाओ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, डाउनलोड करो, लॉगिन करो। लॉगिन करने के पश्चात आप अपने स्टोर सेक्शन में जाइएगा, कोर्स का सेक्शन नीचे दिखेगा, उस पर क्लिक करके अपनी पसंद की जो भी कोर्सेस है, जिस कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसको ज्वाइन कर लीजिए बेहद ही कम कीमत के साथ। और ऑफ़र का जो प्राइस है वो बहुत कम रखा गया ताकि आप सभी लोग अफोर्ड कर पा सकें। जो लोग को लगता है कि यार बहुत ज़्यादा कीमत में हम कोर्स नहीं ले पाते, उन्हीं की वजह से सिर्फ और सिर्फ कम कीमत रखा गया कि सभी बच्चे इसमें इनरोल हो सके। तो आप जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आई होप कि फ्रेंड्स अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और साइंस की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से आप कर रहे होंगे। इससे पहले मैंने आपको साइंस की 2 वीडियोस प्रोवाइड कराया था। आई होप कि आपने उस वीडियो को देखा होगा, नहीं देखें तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग साइंस के क्वेश्चंस लेकर आए हैं और साथ ही साथ अब आपको प्रैक्टिस भी क्वेश्चंस कराया जाएगा। यानी कि इसी वीडियो में आपको इस तरह के नोट्स देखने के बाद कुछ क्वेश्चंस का एमसीक्यू भी दिया जाएगा ताकि आप रिविजन्स कर सको और कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी लगा सको, राइट। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और एंड तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। शुरू करते हैं। और अब आपकी क्लासेस जो होगी रेगुलर होगी क्योंकि 68वीं बीपीएससी होने वाला है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि तब तक एग्जाम्स तक कम से कम डेली आपको साइंस के क्वेश्चंस कराया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि माही सुगंधा किसकी एक किस्म है। तो माही सुगंधा जो है वो एक चावल की किस्म है। माही सुगंधा चावल की एक किस्म है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अनुवांशिक अध्ययन के लिए किस कीट का उपयोग किया जाता है। अनुवांशिक अध्ययन के लिए किस कीट का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये है ड्रोसोफिला, ठीक है। ड्रोसोफिला नामक एक कीट होता है जिसका प्रयोग अनुवांशिक अध्ययन करने के लिए किया जाता है। इसके बाद एपिस क्या होता है। एपिस क्या होता है। तो एपिस मधुमक्खी होती है एक प्रकार की, जो कि शहद और मोम के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है मधुमक्खी, राइट। और यहाँ पे 2 मैंने पॉइंट्स और लगा रखा है। जैसे पूछा जा सकता है कि बॉम्बेक्स क्या होता है, तो एक रेशम कीट होता है। और लेस्कीफर क्या होता है। तो लेस्कीफर जो होता है वो एक लाख कीट होता है, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट भी है। इसके बाद नेक्स्ट होने की जल में आबंद कोण कितना होता है। जल में आबंद कोण होता है 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री होता है। तापमान में वृद्धि के साथ द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तापमान में वृद्धि के साथ द्रव की श्यानता क्या होती है, घटती है। और मैंने एक वीडियो बनाया था कि बढ़ता घटता पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो मैंने आपको कराया। उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा कभी भी एग्जाम्स में जाने से पहले। वहाँ से डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 1 से 2 प्रश्न तो उसी वीडियो से देखने को मिल जाएगा साइंस के क्वेश्चंस के, चाहे किसी भी एग्जाम्स में आप बैठने जा रहे हो। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो मैंने मेंशन कर दी है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तापमान में वृद्धि के साथ द्रव की श्यानता क्या होता है, घटती है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कितने प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं। मानव शरीर में कितने प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं। तो 5 प्रकार की होती हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं फ्रेंड्स कि जो लोग हमारे पेड कोर्स में जुड़े हुए हैं वहाँ पे मैंने 900 प्लस 1 लाइनर क्वेश्चंस, इसी तरह का 1 लाइनर क्वेश्चंस प्रोवाइड कराया 900 प्लस। तो जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ को और डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा करके लास्ट टाइम पे जब एग्जाम सब स्टार्ट होने वाला है तो आप लोग ज़रूर उसको पढ़ करके जाइए, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में हेल्प करें।
ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मानव शरीर में कितने प्रकार के श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, यानी कि WBC की बात की जा रही है। तो ये 5 प्रकार की कौन कौन सी होती है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। जैसे ग्रैन्युलोसाइट होता है, इसके बाद ग्रैन्युलोसाइट के 3 भाग होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके 3 भाग, और एक होता है एग्रानुलोसाइट, इसके 2 भाग होते हैं, यानी टोटल 5 होते हैं। और हम लोग WBC को किस नाम से जानते हैं? ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं, इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ठीक है। WBC को ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि किस तकनीक का उपयोग करके पेट्रोलियम को शोधन किया जाता है? पेट्रोलियम का शोधन किस तकनीक से करते हैं हम लोग? तो प्रभाजी आसवन से करते हैं। इंग्लिश में इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के नाम से जानते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। और जो लोग पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशंस की लिंक दी गई है, आप जा करके एप्लीकेशंस पे अपने पसंद की कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि राइबोसोम के कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए राइबोसोम के 2 प्रकार होते हैं, जैसे एक यूकैरियोटिक और एक होता है प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में 80S प्रकार का राइबोसोम होता है और प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार का होता है। ये क्वेश्चंस पूछा गया था आपका बिहार SI मेंस में एक बार क्वेश्चंस, ठीक है, राइबोसोम से। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए याद रखने का सिंपल सा तरीका हम ये आपको कह सकते हैं, अगर हम ABCD का देखें अल्फ़ाबेट को, तो अगर हम यूकैरियोटिक देख रहे हैं तो यूकैरियोटिक को U से डिनोट करेंगे और प्रोकैरियोटिक को P से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि U और P में सबसे पहले क्या आएगा? P आएगा। तो P आएगा तो P का मतलब हम समझ सकते हैं कि इसमें 70S होगा, छोटा है तो पहले वाला 70, और U जो है यूकैरियोटिक मतलब कि ABCD में बाद में आ रहा है, P के बाद आएगा तो ये 80S प्रकार का होगा। तो इस तरह से आप सिंपल तरीके से याद रख सकते हो, कन्फ्यूजन नहीं होगा कि 70S किस में होता है, 80S किस में होता है। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। फिर से आपको समझा देता हूँ। देखिए अल्फ़ाबेट में P पहले आता है तो इसलिए 70S, और अगर हम U देखें तो U बाद में आता है इसलिए 80S, यानी 70 के बाद ही तो 80 आएगा, तो बाद में, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उदर में लगा हुआ मानव आंत का लघु ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग ड्यूडेनम के नाम से जानते हैं। ड्यूडेनम किसका भाग होता है? तो छोटी आंत का भाग होता है, इसको याद रखिएगा। मानव में छोटी आंत का भाग होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग होता है। मानव शरीर में ऊतकों में ऑक्सीजन का परिसंचरण का सही क्रम क्या है? मानव शरीर में ऊतकों में ऑक्सीजन का परिसंचरण का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले फेफड़े में, फेफड़े के बाद रुधिर में, रुधिर के बाद ऊतक में। तो ये क्रम आपको सजाने को कहीं कहीं मिलता है, तो इसको याद रखिएगा। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है प्यूपा, ठीक है। प्यूपा यानी कि सही आंसर हमारा बनेगा कोशित, जिसको कहते हैं हिंदी में प्यूपा, इसका इंग्लिश वर्ड है। अक्सर आपको एग्जाम्स में प्यूपा ही देखने को मिलता है, तो इसको याद रखेंगे। अगला है कि सभी एंजाइम क्या होते हैं? तो सभी एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। टॉयलिन एंजाइम उत्पादित होता है कहाँ से? तो टॉयलिन जो एंजाइम होता है वो लार ग्रंथि से स्रावित होता है, लार ग्रंथि से। लार का pH मान कितना होता है? जल्दी से आप कमेंट करके नीचे बताइए। काले चूर्ण के रूप में किसे जानते हैं? तो हम लोग काले चूर्ण के रूप में किसे जानते हैं? तो बारूद को जाना जाता है, बारूद को। और सबसे पहला ज्ञात रासायनिक विस्फोटक था बारूद, ठीक है। T4 हार्मोन जिसे किस नाम से जाना जाता है? T4 हार्मोन जो होता है इसे हम लोग थायरॉक्सिन के नाम से भी जानते हैं, यानी थायरॉक्सिन को T4 हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, राइट। चलिए इसके बाद अगला है कि पहले आवर्त में दोनों तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, यानी कि किस में होते हैं? तो ये K कोष में होता है, K कोष में, जैसे हम जानते हैं KLMN इस तरह से, ठीक है। तो पहले आवर्त में दोनों तत्वों के, जितने भी पहले आवर्त में 2 तत्व आपका हाइड्रोजन और हीलियम होता है, इधर एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ हीलियम, तो दोनों तत्व के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? कक्षा में बाहरी जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको कहते हैं, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, जिसको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इंग्लिश में कहा जाता है। तो ये K कोष में होते हैं, K कोष में होता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि पौधों में वर्गीकरण की जो प्राकृतिक प्रणाली का प्रस्तावक कौन थे? पौधों के वर्गीकरण की प्राकृतिक प्रणाली के प्रस्तावक कौन थे? तो बेंथम और हुकर थे। पौधों के वर्गीकरण की प्राकृतिक प्रणाली के प्रस्तावक बेंथम और हुकर, ठीक है, हुकर। और यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट्स लिखा है, जैसे हचिसन की बात करें, हचिसन फूलों के पौधों के वर्गीकरण के लिए जाना जाते हैं, फूलों के पौधों के वर्गीकरण के लिए, जबकि पौधों के वर्गीकरण के लिए सिर्फ कहा जाए तो ये आपके बेंथम और हुकर, जबकि फूलों के पौधों के वर्गीकरण की बात करें तो हचिसन को याद रखना है। पर्यावरण की निगरानी के लिए प्रयोग होने वाला जो लेज़र प्रणाली है उसको क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, पर्यावरण की निगरानी के लिए प्रयोग होने वाला जो लेज़र प्रणाली होती है उसको लिडार कहते हैं, लिडार। इसे 3D लेज़र स्कैनिंग भी कहा जाता है, 3D लेज़र स्कैनिंग भी कहा जाता है,
राइट। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि दो विद्युत आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल किससे संबंधित होता है। दो विद्युत आवेशों के बीच कार्य करने वाला जो विद्युत बल होता है किससे संबंधित होता है, कूलम्ब के सिद्धांत, कूलम्ब के सिद्धांत से संबंधित होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट वन है कि फ्यूज तार किस सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी किस आधार पर कार्य करता है। तो फ्यूज का तार धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु कौन से होते हैं। सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु कौन से होते हैं, तो राइजोबियम होते हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि ये नोट्स आपको अच्छा लगा होगा और ये हमारा जो कि आज नोट्स का अगला पेज था। इसके बाद हम आगे के पेज को कवर करेंगे। तो चलिए हम जल्दी से MCQ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, तो उम्मीद करते हैं कि आपने नोट्स देख लिया होगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे MCQ के बारे में। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए और इसमें जो भी MCQ दिए गए हैं वो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप अच्छे से याद रखिएगा, हो सके तो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। श्वसन केंद्र जो प्रवास और निश्वास को नियंत्रित करते हैं, ये किस में स्थित होते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, आप सोच करके राइट आंसर कमेंट करिए। अगर आपको याद है तो आप कमेंट करते चलिए, नहीं याद है तो आराम से वीडियो को ध्यान से सुनिए। 3 से 4 सेकंड का समय मिलेगा तो आप चाहो तो सेट की तरह लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेरु रज्जु शीर्ष। मेरु रज्जु शीर्ष, इसको हम लोग इंग्लिश में मेडुला अम्बलगोटा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। देखिए फ्रेंड्स, अब आप लोग ये कमेंट मत करने लगना कि इसका बाइलिंगुअल कराओ, तो बाइलिंगुअल फिर थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन अगर ज़्यादा कमेंट आई तो हम लोग कोशिश करेंगे कि चलो उसको बाइलिंगुअल रखा जाए। चलिए इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि किसी तत्व के समस्थानिक होते हैं, किसी तत्व के समस्थानिक होते हैं, कौन होते हैं। समस्थानिक मतलब आइसोटॉप्स, और आइसोटॉप्स में हम जानते हैं कि परमाणु की संख्या जो होती है समान होती है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। तो परमाणु की संख्या जब समान होती है तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान होती है, लेकिन वहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, न्यूट्रॉन की संख्या विभिन्न होता है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। देखिए इस वीडियो के थ्रू आपको करीब हम यहाँ पे जब मैंने आपको जब नोट्स कराया, नोट्स में आपने क्वेश्चंस देखा तो वहाँ से आपको 20+ क्वेश्चंस देखने को मिला होगा। ठीक है। और इस MCQ में जितने क्वेश्चंस है उस टोटल को मिलाकर के अगर देखा जाए तो 40+ क्वेश्चंस आपको 40+ क्वेश्चंस आपको आराम से देखने को मिलेगा। तो डेली अगर 40 क्वेश्चंस भी साइंस के कवर करते हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके पास हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बस आपको करना ये है कि जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो उस टॉपिक्स को एक बार अच्छे से जाकर के बुक से पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस सरीसृप के 4 कक्षीय हृदय होता है, 4 कक्षीय हृदय होता है, किस सरीसृप के 4 कक्षीय हृदय होता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, मगरमच्छ। मगरमच्छ यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली रहित केंद्रक पदार्थ होता है उन्हें किस टाइप की कोशिका को कहा जाता है। जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली रहित केंद्रक पदार्थ होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लोग प्रोकैरियोटिक कहते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। इन दोनों ऑप्शंस में तो कोई फर्क नहीं है, दोनों ऑप्शन एक ही दिया गया, चलो माफ़ी चाहेंगे। तो प्रोकैरियोटिक यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोटिक में कितने प्रकार की राइबोसोम होता है, जल्दी से आप बताइए तो जरा। प्रोकैरियोटिक हमने देखा था और यूकैरियोटिक, तो कैसे मैंने आपको याद किया था, तो पी पहले आता है और यू बाद में आता है। ठीक है, पी पहले आता है अल्फ़ाबेट में, तो पी पहले आता तो यानी कि 70S हो जाएगा और यू बाद में आ रहा है यानी कि 80S हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है, पहले आप शायद कन्फ्यूज हो रहे होंगे लेकिन अब नहीं होंगे। तो यानी प्रोकैरियोटिक में 70 प्रकार का राइबोसोम होता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हेपेटाइट जो ए होता है, हेपेटाइट ए किसकी सूजन है जो कि हल्के से गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। जो हेपेटाइटिस ए है वो किस में होता है, किस अंग में, तो ये यकृत में होता है। हेपेटाइटिस यकृत में होता है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या होता है कि किसका प्रयोग करके, यानी कि किसका उपयोग जल की स्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग हम लोग करते हैं, स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता, दोनों प्रकार के कठोरताओं को दूर करने के लिए। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरताओं को दूर करने के लिए, जिसे Na2CO3 × 10H2O कहा जाता है। अगर जल पूछा जाए तो 10H2O भी होता है। ठीक है, Na2CO3। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है।
सदिश राशि को कैसे डिफाइन किया जाता है? जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है उसको, यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम देखें तो संवेग यहाँ पे सही आंसर होगा। संवेग जिसको हम लोग मोमेंटम कहते हैं इंग्लिश में, तो सही आंसर है ऑप्शन ए संवेग। जैसे बल हो गया, बल आघूर्ण, त्वरण, ये सभी के सभी क्या सदिश राशि के उदाहरण है। नेक्स्ट वन की निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रंथि किसे कहते हैं? प्रमुख ग्रंथि किसको कहा जाता है? प्रमुख ग्रंथि या फिर इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, मास्टर ग्लैंड, जो है हमारा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होता है, यानी सही आंसर है ऑप्शन ए। और ऐसा माना जाता है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, 0.6 ग्राम इसका वजन होता है, 0.6 ग्राम, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत परिपथ में प्रयुक्त तार किस सिद्धांत पर कार्य होता है? विद्युत परिपथ में प्रयुक्त जो तार होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत का तापीय प्रभाव, विद्युत का तापीय प्रभाव, यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। और ऊपर मैंने आपको फ्यूज के बारे में बताया था, फ्यूज जो होता है वो किस सिद्धांत पर? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि मानव में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? मानव में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी को हम लोग स्कर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे आपका रोग भी यही है, स्कर्बी रोग होता है विटामिन सी की कमी के कारण, ठीक है। तो ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ऑस्टियोमलेशिया जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ऑस्टियोमलेशिया, जैसे कि यहाँ पे रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया दोनों ही विटामिन डी के कमी कारण होता है, लेकिन रिकेट्स बच्चों में होता है, जबकि ऑस्टियोमलेशिया जो होता है वो वयस्क जो लोग होते हैं उनके हड्डी में प्रॉब्लम होता है ऑस्टियोमलेशिया। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि समुद्र जल को कौन सी प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऊपर हमने देखा था जो नोट्स वाला कलेक्शन था उसमें मैंने आपको बताया पेट्रोलियम को कैसे शुद्ध किया था, प्रभाजी आसवन। तो यहाँ पे जो समुद्री जल होता है इसको हम लोग शुद्ध करते हैं उत्क्रम परासरण, यानी कि रिवर्स जो ऑस्मोसिस होता है उसके थ्रू। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न कि स्टील को जंगरोधी बनाने के लिए उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? स्टील को जंगरोधी बनाने के लिए उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? सोचिए क्या बनेगा। तो अगर आपने ऑप्शन ए को टिक किया तो बहुत अच्छा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रोमियम। क्रोमियम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन है कि बेरी बेरी बताइए किसकी कमी कारण होता है? बेरी बेरी बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन की कमी कारण होता है। तो यहाँ पे तो वैसे भी आपका कैल्सीफेरॉल कट जाएगा क्योंकि ये विटामिन डी है। बाकी आप बताइए कि इसमें से क्या होगा राइट आंसर? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, थायमिन। बेरी बेरी थायमिन की कमी कारण। और थायमिन का नाम आप जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होता है, यानी किस विटामिन को थायमिन कहा जाता है, तो ये आप कमेंट करके बताना है। और साथ साथ पैराडॉक्सिन और राइबोफ्लेविन इन सभी के नाम किस विटामिन के नाम है कमेंट करिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी बॉडी का वेग दुगना कर दिया जाए, बॉडी मतलब किसी वस्तु का वेग अगर हम दुगना कर देते हैं तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप बताइए कि क्या हो। त्वरण दुगना हो जाएगा, यहाँ तो कोई संबंध हमें नहीं दिखता है। अगर हम बात करें कैनेटिक एनर्जी दुगना हो जाएगी तो ये पॉइंट गलत है। क्यों गलत है? तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कैनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है क्या, 1/2 mv², ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे अगर वेग को दुगना करते हैं तो आप जाहिर सी बात है कि 1/2 m गुने 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4v²। तो अगर मैं 4 बाहर ला देता हूँ तो 1/2 और mv², यानी कि पहले की तुलना में क्या हो जाता है, पहले की तुलना में ke जो हो जाएगा, जो नया ke बनेगा कैनेटिक एनर्जी, ये 4 गुना बन रहा है। तो वैसे भी हमारा गलत है कि अगर ऑप्शंस में रहता है कि कैनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा तब ये सही होता, तो वैसे हमारा दुगना गलत है, 4 गुना हो जाएगा। लेकिन अब चलिए हम ऑप्शन सी पे चलते हैं, संवेग दुगना हो जाएगा। तो संवेग बराबर हमने पढ़ा है मोमेंटम इक्वल टू मास गुने वेलोसिटी, p बराबर mv। तो मास तो हमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जो नया बन रहा है p डैश हम ले लेते हैं, वेग को दुगना कर दे रहे हैं यानी कि 2v हो जाता है। जब 2v हो रहा है तो p डैश हमारा क्या बनेगा, p डैश इक्वल टू 2mv, यानी कि 2 और mv की जगह पे पहले वाले रख लेते हैं। तो जो नया हमारा मोमेंटम बन रहा है वो पहले की तुलना में क्या हो जा रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो यानी कि सही आंसर हमारा सी बिल्कुल सही आंसर है कि संवेग 2 गुना हो जाता है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। आई होप कि आपको समझ में आएगा और दोनों फॉर्मूले को याद रखिएगा, हमेशा काम आता रहता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा बनता है कि एक समान गति वाला पिंड क्या हो? एक समान गति वाला पिंड क्या होता है? ध्यान रखिएगा, एक समान गति वाला पिंड त्वरित नहीं होता है, त्वरित नहीं होता है, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको आज की इस वीडियो में 15 MCQ दिए गए थे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। पहला आपको नोट्स कलेक्शन में करीब 20+ क्वेश्चन देखने को मिला और यहाँ पे आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिल गया। टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 35
प्लस से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो मैंने आपको बताई। तो अगर आप डेली 35 क्वेश्चंस का भी कलेक्शन करते हो तो काफ़ी अच्छा आपका साइंस हो जाएगा। और रही बात और अच्छा करने की, तो आप जो भी इसमें टॉपिक आपको बताया जाए, जो भी क्वेश्चंस में टॉपिक दिखे, आप उस टॉपिक्स के बुक से पढ़ लीजिएगा और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप 900 प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्स पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको साइंस की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और भी बहुत सारे पीडीएफ मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ साइंस की नहीं, मतलब पूरा आपको नोट्स हमारा मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर पाएंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।